हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेस। मैं हूं व्रत कुमार और स्टार्ट करते हैं आप जो नया चैप्टर है अपना, वो है उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो इससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ही इसी वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में आप पूरा समझ लेंगे जब आप स्टार्ट से एंड तक देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब इसलिए करना इंपॉर्टेंट है कि आपको नया वीडियो वो तुरंत मिले। और स्पेशली ये फोकस है पॉलिटिकल साइंस से, तो ओनली जीके हैं, तो अब ध्यान रखिए यहाँ पे ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो एक तरीके से ये व्यवस्था की गई है, वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद है, वैसे ही भारत में भी उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ही ध्यान रखना है कि अनुच्छेद, हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, आपको वो ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्जाम के अकॉर्डिंग 15 अपन स्टडी कर रहे हैं तो आपको अनुच्छेद के बारे में पक्का ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यानी उपराष्ट्रपति की व्यवस्था के बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 है, वो व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था में, केंद्रीय शासन व्यवस्था में एक उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, और ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और अनुच्छेद आता है जिसको आप ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना, उसका जो वर्णन है वो 63 में, तो अनुच्छेद 64 में क्या गया है, तो वो ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार कहा गया है कि राज्य सभा का एक पदेन सभापति होगा, और पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति ही उस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रखेंगे। 63 में इसके बारे में जिक्र है, और 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का एक पदेन सभापति होगा, और वह पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होगा। तो ये भारतीय संविधान का अपना जो अनुच्छेद है 64, उसमें वर्णन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है जिसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 के अनुसार क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि पहले तो अनुच्छेदों के बारे में आपको कंफर्म अच्छे से याद होना चाहिए, इसके बाद इनके बारे में विस्तार से हम समझेंगे। तो पहले अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते, तो अनुच्छेद 65 के अनुसार भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यों का निर्वाह के लिए उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा होगा? उपराष्ट्रपति होगा। आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है यहाँ पे। अनुच्छेद 65 यानी 65 के अनुसार क्या गया है कि जब भारत का राष्ट्रपति है अनुपस्थित है अपने कर्तव्यों को निभाने के, यानी कह सकते हैं कि रिक्त है वो पद, तो इसलिए उस जगह उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 65, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई इतना उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति की योग्यता है, क्योंकि योग्यता के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इस तरह का प्रश्न है वो एग्जाम में आ भी सकता है, तो आपको इसके लिए पूरे से तैयार रहना है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात करें तो सिंपल सा सबसे पहला तो क्या होता है, सबसे पहले तो कॉमन यही होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। पहला होगा कि वह भारत का नागरिक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे उम्र है, उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए? 35 या 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये इसकी उम्र का यानी बॉन्डेज कहा गया है। इन नॉर्मली आप बस ये समझिए कि जो राष्ट्रपति की योग्यता है
एजिटेड अपने उपराष्ट्रपति की भी योग्यताएं होती है, ठीक है ना। यानी भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 या 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा ध्यान रखना है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है ना। ये एक कह सकते हैं कॉमन है, वो आपको याद रखना है योग्यताओं में। इसके अलावा तो जैसे होता है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और जब उसको उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो उससे पहले अगर वह लोकसभा या राज्यसभा का किसी का भी सदस्य है तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद वह उस सदन के पद से, उस सदस्यता के पद से इस्तीफा दे देगा, और पागल दिवालिया इसी तरह का कोई होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपने आगे शॉर्ट एंड संक्षिप्त में भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जस्ट बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस वीडियो में पूरे से समझेंगे। तो नेक्स्ट हम इसी तरह से बात करेंगे तो अनुच्छेद 65 क्या कहता है। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 66 यानी 66 है, वो किस बारे में व्यवस्था करता है। तो एक बार आप इमेज कर लीजिए कि क्या किस तरह की ये व्यवस्था हो सकती है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 65 हो गया है, तो अब अनुच्छेद 66 क्या वर्णन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 66 में क्या वर्णन किया गया है, तो वो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। और मैं ये आपको स्पेशली ध्यान दिलाता हूँ कि निर्वाचन से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, जैसे अगर आपने इस चैनल पे पहले ही वीडियो देखे हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है, तो वैसे ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी क्या होगा, एक निर्वाचन मंडल होगा। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में थोड़ा सा फर्क है। जैसे अगर आपको ध्यान है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते शामिल। कौन होते हैं, निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पे ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होता है जो उनके निर्वाचन में भाग लेता है, तो ध्यान रखना है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे और मनोनीत सदस्य भी शामिल होंगे। यानी कहने का मतलब सदन अपने संसद के जो सदस्य होते हैं मनोनीत और निर्वाचित दोनों शामिल होंगे, लेकिन राज्यों की विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। बहुत ही एकदम हट के ये योग्य इसका निर्वाचन मंडल बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ पे नोट भी करवा देता हूँ, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अब इसके अलावा जैसे अपने राष्ट्रपति की योग्यताओं में क्या था, राष्ट्रपति की योग्यता में था कि भाई राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी शामिल होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के। तो लेकिन ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, और उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो इसमें ये शामिल नहीं होंगे। और स्पेशली राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, सिर्फ निर्वाचित भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ध्यान रखना लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया इनका निर्वाचक मंडल। निर्वाचन मंडल कौन शामिल होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ये ध्यान रखिए, ये है अब भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ठीक है। अब इसके अलावा राष्ट्रपति के पद का जो उम्मीदवार होगा, ठीक है ना, सॉरी उपराष्ट्रपति के पद का जो उम्मीदवार होगा उसको आप ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम
20 तो प्रस्तावक होने चाहिए उसके नाम के। 20 प्रस्तावक, साथ ही साथ कम से कम 20 क्या होने चाहिए, अनुमोदक। यानी उसके नाम क्या है ना कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है, 20, और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए जो उसका अनुमोदन करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति के लिए क्या होता था, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक होते थे 50, और अनुमोदक कितने होते थे, सदस्य जो इसके नाम को अनुमोदित करते हैं वो होते थे 50 होते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 होते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कौन सी पद्धति से होता है। तो जैसे अगर आपको पता है राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन होता है तो उपराष्ट्रपति के लिए होता है, लेकिन विधि कौन सी है, तो जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती थी वो की वो, यानी पद्धति आप ध्यान रखना है। तो देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन सी पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कौन सी है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो लगभग आपने अगर राष्ट्रपति को अच्छे से समझा है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा ये इस वीडियो में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को समझना। समझ गए यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ईजी तो समझ में भी आ गया होगा कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता था। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं इसमें आपको समझा दिया है कि निर्वाचक मंडल होगा। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों सदस्य होंगे, लेकिन राज्यों की विधानसभा के नहीं होंगे। इसके अलावा उसके नाम के लिए 20 तो प्रस्तावक होने चाहिए, कम से कम 20 अनुमोदक होने चाहिए। और कौन सी विधि से चुनाव होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि 15,000 होती है चुनाव के दौरान, तो उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी है। उपराष्ट्रपति जमानत राशि होती है इसके भी 15,000। कितनी होगी, 15,000 जो है, तो इसके लिए भी होगी। किसके लिए, ये आपको ध्यान रखना है बस। 15,000 राशि जमानत के तौर पे उपराष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार को आरबीआई रिजर्व बैंक में जमा करवाना होता है। 15,000, ध्यान लग गया, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते जस्ट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुच्छेद, यहाँ पे हम बात करिए निर्वाचन के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है अनुच्छेद 66 में किया गया है। अब 67 में क्या है, तो हम 67 में आपको बता देते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद, यहाँ पे ध्यान रखना है 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया। किसके बारे में वर्णन किया गया है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जो बात हमें संविधान में बताता है वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 67। और 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से 5 वर्ष तक कार्य करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी व्यक्ति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार उपराष्ट्रपति बन गया दोबारा नहीं बन सकता है, बन सकता है।
यानी दोबारा चुनाव लड़ सकता है, या कह सकते हैं दोबारा उपराष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है, चुना जा सकता है। यानी दोबारा भी उपराष्ट्रपति, वही व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़के उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दोबारा अपना पद, या कह सकते हैं ये सीट प्राप्त कर सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 5 वर्ष की अवधि के उपरांत, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक ये होता है जैसे कि जब उपराष्ट्रपति का समय है वो पूरा होने वाला हो 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति का तभी चुनाव चल रहा हो, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति का जब चुनाव चल रहा हो तब अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अगर पूरा हो गया, फिर भी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक उपराष्ट्रपति है वह उसके बदले वहाँ पे काम करेगा। यानी यहाँ पे 5 साल तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति कर्तव्य निभाने के लिए यानी उसके अनुपस्थिति में वो उसको तब तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा जब तक कि वो है। या दूसरा ध्यान रखना है कि जब तक उपराष्ट्रपति खुद भी तब तक काम करेगा जब तक कि नया उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाए, तब तक वो उस पद पर कार्य करता है 5 साल के अलावा भी। ये चीज़ें आपको यहाँ पे माइंडेड रखना है, यानी ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जैसे हम बात करें अनुच्छेद 68। अब अनुच्छेद 68 में क्या वर्णन किया गया है, तो वो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यालय की पूर्ति करने के लिए चुनाव का समय निर्धारित होता है, आखिरी व्यक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्यकाल के बारे में बात करता है। रिक्त में उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह। कहने का मतलब, तो जैसे मैंने इससे पहले बताया था, तो उसमें कहा था कि भाई राष्ट्रपति किसी कारण से उपस्थित है तो उसके लिए वहाँ पे काम है वो, राष्ट्रपति अगर उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और राष्ट्रपति अपने पद पर वर्तमान में नहीं है, तो अनुच्छेद 68 के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे उपराष्ट्रपति काम करेगा, और ये कहलाता है अनुच्छेद 68 कार्यवाहक के रूप में, ठीक है ना, कार्यों का निर्वाह करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68। अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट और ध्यान रखना है, आ जाता है कि अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 69 में शपथ के बारे में वर्णन है, किसके बारे में, ओथ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओथ के बारे यानी शपथ के बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में अंतर्गत ये व्यवस्था कर दी गई है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति है वो शपथ दिलाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत दिलाता है। इसके बाद ये तो आपको आ गया समझ में। अब राष्ट्रपति को पद से हटाना है, क्या करना है, तो जैसे आपको पता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया थी, महाभियोग द्वारा प्रक्रिया लगाई जाती थी। अब राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता था पहले, या फिर राज्यसभा में भी। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो इसके लिए जो प्रस्ताव आएगा वो सबसे पहले संकल्प प्रस्ताव कहते हैं इसको। संकल्प प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में। कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव लाएगा, और लाने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, ठीक है। और संकल्प प्रस्ताव लाने के बाद वह संकल्प प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है ना। संकल्प प्रस्ताव पास हो जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर जो लोकसभा होता है, लोकसभा की अनुमति ली जाती है। मतलब यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा का कोई विशेष काम नहीं होता है। सिर्फ होता क्या है कि राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाता है उसे अपने पद से हटाने के लिए,
ठीक है ना। तो राज्यसभा में उनके सदस्यों के द्वारा संकल्प यानी कि विशेष बहुमत द्वारा राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है और ये इसके बाद फिर वही प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकृति के लिए आता है, जिसमें सामान्य बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पास हो जाए तो उसके साथ ही वह पद है वो रिक्त हो जाता है, यानी उपराष्ट्रपति है वो पद से हट जाएगा। तो इसके लिए राज्यसभा में कौन सा प्रस्ताव आएगा? संकल्प प्रस्ताव। और वही प्रस्ताव लोकसभा में सामान्य बहुमत से पास हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति अपने पद से निवृत्त यानी कह सकते पद से हट जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में जो वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो पद से हटाने के बारे में कोई विशेष प्रक्रिया के बारे में आपको नहीं समझना है, सिंपल सा ही है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जब बात करें तो उपराष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। तो अब वही हम देखेंगे यहाँ पे। एक चीज़ अब ध्यान रखेंगे आप, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विशेष रूप से कोई वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि इसको कोई विशेष दायित्व नहीं है स्पेशली। बस ये ध्यान रखा गया है कि वह उपराष्ट्रपति है, लेकिन राज्यसभा में पदेन सभापति के तौर पर कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, राज्यसभा में पदेन सभापति के तौर पे काम करता है। उपराष्ट्रपति का एक तो ये कार्य होता है कि क्या होगा कि राज्यसभा में पदेन सभापति के तौर पे यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका सभापति के तौर पे वह कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट हो, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके अलावा एक यदि को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में तो काम करता है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन राज्यसभा के सदस्य को जो वेतन प्राप्त होता है उसी रूप में उपराष्ट्रपति को भी वेतन प्राप्त होगा। अब ये एक तरह से वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर आता है, सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति, इसके बाद ये। तो अब वेतन की बात आ गई, तो वेतन कितना होता है, ठीक है ना। तो एक बार आइडिया लगाइए, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख होता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो वर्तमान में 4 लाख है। कितना है? 4 लाख है। ये आपको ध्यान रखना, 4 लाख, ठीक है ना। 4 लाख वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया, ठीक है ना। और जब वो सेवानिवृत्त हो जाएगा तो जितना पेमेंट है उसका 50% उसे सैलरी के रूप में दिया जाना निश्चित किया गया है। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में आप समझ गए होंगे। शक्तियों के बारे में तो यही, पहली शक्ति तो यही मैंने बता दी। वेतन बीच में टॉपिक आ गया तो मैंने वेतन को यहाँ पे बता दिया कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा उपराष्ट्रपति अपना जो वेतन है वो इस तरह से प्राप्त करता है। तो अब इसमें देखो ध्यान रखिए, दूसरा काम क्या होता है, दूसरा जो शक्तियाँ क्या है कि जब भी राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होता है, ठीक है ना, तो उनके कार्यों का निर्वहन यानी उपराष्ट्रपति है वहाँ पे, तो राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे देता है या किसी कारण से यहाँ पे हम जैसे बात करें अनुच्छेद 70 के अनुसार होता है आकस्मिक यानी यहाँ पे जब बात करें कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, राष्ट्रपति की अचानक से पद है वो खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद अचानक से यानी किसी कारण से मर जाए या राष्ट्रपति या जो भी हो जाए भर्ती हो जाती है तो अचानक पद रिक्त होता है, तब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक तरह से इसका शक्ति भी कह सकते हैं, पावर भी है, कार्य कह सकते हैं। ये अनुच्छेद 70 में कहा गया है, ठीक है ना। यानी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति रहेगा और साथ ही साथ वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये कार्य होता है, इसलिए इसके बारे में विशेष कोई अपने संविधान में बात नहीं की गई, फिर भी कार्यों के तौर पर आपको ये 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने पॉइंट स्टार्ट किया था अनुच्छेद 63 से लेके 70 तक। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको राज्यसभा के बारे में समझ में आ गया होगा। और एक इम्पोर्टेंट और ध्यान रखिए कि प्रश्न आ सकता है कि अभी भारत का
भारत का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन सा है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार आपको आया भी होगा, क्योंकि शिक्षक दिवस किसके रूप में मनाते हैं, आपको ध्यान होगा। शिक्षक दिवस जो मनाते हैं वो आपको ध्यान रखना है, शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्ण के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यानी हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है ना। और इसी तरह ये 2 कार्यकाल के लिए भी थे, यानी प्रथम तौर पे थे लेकिन 2 कार्यकाल उन्होंने किया था, यानी 2 बार ये रह चुके हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट हम जब बात करें तो बहुत से अलग अलग रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न ये आ जाता है कि ये तो पहले थे। अब हम बात करें कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपको ध्यान रखना है वेंकैया नायडू। ये पर जो भी क्वेश्चन आता है ना वेंकैया नायडू, तो वो आपको ध्यान रखना है, वेंकैया नायडू है वो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये वर्तमान में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपको एक तो फर्स्ट ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन से थे, डॉक्टर राधाकृष्ण, और वर्तमान में कौन से हैं, वेंकैया नायडू, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अपना जो आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति वो यहीं पे समाप्त होता है, और इससे संबंध में मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई उपराष्ट्रपति संबंधित प्रश्न आउट नहीं जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, वीडियो भी अच्छा लगा है, तो इसको ज़रूर सबको शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए आगे शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा शेयरिंग होगा तो इससे क्या होगा, इस वीडियो को केयरिंग मिलेंगी। यानी कहने का मतलब ये नॉलेजेबल वीडियो है, तो ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा कि अपडेट है वो जल्दी, यानी अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको अपडेट भी तुरंत मिलेगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।